देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे नाम से ही क्लियर है, इस आइसोमेरिज्म का रीजन है ज्योमेट्री में चेंज। अगर दो मॉलिक्यूल, जिस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अगर ज्योमेट्री का चेंज है, तब हम लोग बदलते हैं कि वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। जैसे यहाँ पे हम लोग दो मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। अब दो मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, ये मॉलिक्यूल में देखिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस मॉलिक्यूल में भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। इस कार्बन के पास एक एटम है A, दूसरा एटम है B। इस एटम के पास भी, इस कार्बन के पास भी एक एटम है A, दूसरा एटम है B। इसके पास है C, इसके पास है D, इसके पास है C, इसके पास है D। तो इस मॉलिक्यूल में चार एटम A B C D, इस मॉलिक्यूल में भी चार एटम A B C D और दो कार्बन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि इस मॉलिक्यूल में C है ऊपर, D है नीचे, लेकिन इस मॉलिक्यूल में D है ऊपर, C है नीचे। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री माने पोजीशन का। इस मॉलिक्यूल में C का पोजीशन ऊपर, D का पोजीशन नीचे, लेकिन इस मॉलिक्यूल में D का पोजीशन ऊपर, C का पोजीशन नीचे। तो ऊपर नीचे माने ज्योमेट्री का चेंज आना। ज्योमेट्री माने पोजीशन, डिस्टेंस। यहाँ पे जैसे A और D का डिस्टेंस चेक कीजिए, तो यहाँ पे A और D का डिस्टेंस को अगर L1 ले लेंगे और यहाँ पे A और D का डिस्टेंस को L2 पकड़ लेंगे, तो L1 L2 के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि L1 एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और L2 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। तो हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस A से D का डिस्टेंस L1, तो B से C का भी डिस्टेंस L1, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो A से D का डिस्टेंस L1, तो B से C का भी डिस्टेंस L1, तो B से C का डिस्टेंस L1, तो B से C का डिस्टेंस ये हो गया L1। और ये वाला चीज़ हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस का डिस्टेंस है L1। तो देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में A से D का डिस्टेंस L1 और इस मॉलिक्यूल में A से D का डिस्टेंस L2। अगर L1 L2 के बराबर हो जाए, माने इस मॉलिक्यूल में A से D जितना दूर पे है, इस मॉलिक्यूल में भी A से D का दूरी बराबर। और अगर दो एटम का दूरी बराबर होता है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों एटम का स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर डिफरेंट तभी होगा, ज्योमेट्री डिफरेंट तभी होगा जब दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो हमको ये चेक करना है कि डिस्टेंस बराबर है या डिफरेंट है। अगर डिस्टेंस दो एटम, कोई भी दो एटम पकड़ लेंगे, A D या B C, कोई भी दो एटम पकड़ लेंगे, किसी भी दो एटम के बीच का डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल में जितना डिस्टेंस है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी उतना ही डिस्टेंस हो गया, माने डिस्टेंस बराबर माने ज्योमेट्री बराबर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ज्योमेट्री के डिफरेंस होने के कारण से। अगर दो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिफरेंट है, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। तो अब हम लोग डिस्टेंस चेक कर लेंगे। कोई भी दो एटम को पकड़ लेते हैं, A और D को पकड़ लिए, और A D को पकड़ के A से D का डिस्टेंस माप लिए हैं, वो डिस्टेंस को बोल रहे हैं L1। A से D का डिस्टेंस L1। अब इस मॉलिक्यूल में चूंकि A और D को पकड़े हैं, तो इस मॉलिक्यूल में भी A और D को पकड़ना पड़ेगा। तो A D का डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल में हम लोग मान के चल रहे हैं L2। हमको ये नहीं पता है कि L1 L2 के बराबर है या नहीं, वो हम लोग अभी निकालेंगे। हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में A से D का डिस्टेंस L1 और सेम A से D का डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल में L2। अब हमें ये पता है, अगर ये डिस्टेंस बराबर हो गया, डिस्टेंस बराबर A से D का डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल में भी A से D का डिस्टेंस, अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर तो ज्योमेट्री बराबर, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस डिफरेंट तो ज्योमेट्री डिफरेंट, और ज्योमेट्री डिफरेंट तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तब हमको डिस्टेंस से चेक करना है। अब ये डिस्टेंस अगर L1 होता है, तो ये डिस्टेंस भी L1 और ये डिस्टेंस L2। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज L2 और बेस L1, तो हमको 100% पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कभी बेस के बराबर नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज कभी बेस के बराबर नहीं होगा, तो L1 L2 के कभी बराबर नहीं होगा। L1 L2 का बराबर नहीं होगा, माने इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिफरेंट, और दो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिफरेंट, तब हम लोग बोल देंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन निकालने का कुछ शॉर्टकट तरीका भी होता है। लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल में आया कहाँ से। तो हम लोग फिर से एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। यहाँ पे फिर से A, B और C, D रख लिए हैं। अब देखिए, हम लोग बोल रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों हो रहा है?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए कि मॉलिक्यूल में कोई भी दो टो सेंटर के बीच, कोई भी दो टो सेंटर माने कोई भी दो टो एटम के बीच, यहाँ पे इस कार्बन एटम को सेंटर मान के चले हैं, ये एक सेंटर, ये दूसरा सेंटर, तो कोई भी दो टो सेंटर के बीच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। अगर कोई दो टो सेंटर के बीच का रोटेशन फ्री है तब उस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर दो टो सेंटर के बीच का रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड है, अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तभी मॉलिक्यूल में जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहला पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मीनिंग होता है, मान लीजिए एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है और इन दोनों एटम को एक बॉन्ड से जोड़ दिए हैं, तो ए को और बी को पकड़ के अगर घुमा सकते हैं तो अब हम लोग बोलेंगे कि रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन ए को पकड़ लिए, बी को पकड़ लिए, लेकिन घुमा नहीं पा रहे हैं, ए बी को एक दूसरे के साथ घुमा नहीं पा रहे हैं। जैसे इसको पकड़ लीजिए ए, ये नीब ए है और इस पॉइंट बी है। अब इन दोनों का फ्री रोटेशन हो रहा है। जैसे फ्री रोटेशन अगर हो पाएगा, जैसे इस तरह से देखिए फ्री रोटेशन हो रहा है, तो फ्री रोटेशन हो पाएगा तब बोलेंगे कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इतना अटक गया है, जब रोटेशन नहीं पॉसिबल है, तो जब रोटेशन नहीं हो पाएगा तब हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब एक पॉइंट हमको समझना पड़ेगा कि जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तब सिंगल बॉन्ड का रोटेशन फ्री रहता है। माने ये ए बी बड़ा आसानी से एक दूसरे पे रोटेट कर सकता है, माने ए को बी को एक तरह से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं ए और बी को अगर डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे तब रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक इंटरलॉकिंग जैसा काम करता है। वैसे मान लीजिए हम लोग दो ठो मार्कर को ले लेते हैं, तो एक मार्कर एक बॉन्ड, दूसरा मार्कर दूसरा बॉन्ड। अब दो एटम को, अब जब हम लोग एक मार्कर के साथ काम करते हैं, एक मार्कर माने सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के साथ देखिए बड़ा आराम से रोटेशन हो रहा है, बड़ा आराम से। देखिए ये एटम ए, ये एटम बी, दोनों ए एटम बी एटम को एक बॉन्ड से जोड़ दिए हैं। अब ये दोनों एटम को बड़ा आराम से हम लोग रोटेट कर सकते हैं, तो फ्री रोटेशन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन वहीं पे सिंगल बॉन्ड को लाके डबल बॉन्ड कर दिए हैं। अब डबल बॉन्ड कर दिए हैं, अब रोटेट करके चेक करते हैं, तो देखिए अब रोटेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो पा रहा है, रोटेशन रुक जा रहा है। इसी रोटेशन के रुक जाने को हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो डबल बॉन्ड में हम लोग बोलते हैं रोटेशन है रिस्ट्रिक्टेड। तो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन, डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कोई भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी करेगा जब उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो चूंकि इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो यहाँ पे जीआई होने का पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है दोनों सेंटर को पकड़िए, ये पहला सेंटर, ये दूसरा सेंटर, दोनों सेंटर पे इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेंटर पे एटम्स डिफरेंट होना चाहिए। माने अब हम लोग एक एक सेंटर से काम करेंगे। पहले इस सेंटर को पकड़ लेते हैं, अब इस सेंटर को पकड़ लिए, अब इस सेंटर पे देखिए इस सेंटर से कितना एटम जुड़ा हुआ है, कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस सेंटर से तो हमको बस दो ही तो ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ए ग्रुप बी। अगर ये ग्रुप ए और बी बराबर हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। माने रूल ये है कि इस सेंटर से जुड़ा दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप बराबर हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और ये सिर्फ एक ही सेंटर पे नहीं, इस सेंटर पे आके भी चेक करना है। इस सेंटर पे चेक कीजिए, दो ग्रुप है सी और डी, अगर सी डी बराबर हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन सी डी डिफरेंट है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सी डबल बॉन्डेड H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो हमको बताना है कि इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला क्राइटेरिया दो टो सेंटर होना चाहिए, तो दो टो सेंटर को पकड़ लिए। दो सेंटर के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दो सेंटर के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा क्राइटेरिया है डिफरेंट एटम होना चाहिए, दोनों सेंटर पे ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बोथ सेंटर्स। एक ही सेंटर पे डिफरेंट होने से नहीं चलेगा, बोथ सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप रहना चाहिए। तो ये पहला सेंटर को चेक करेंगे, दूसरे सेंटर को चेक कर लेते हैं। इस सेंटर पे चेक कीजिए, इस सेंटर पे एक ग्रुप है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप है CH3, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इस सेंटर तो रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन जब तक दो सेंटर नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि समझिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है इस पाई बॉन्ड की वजह से, और पाई बॉन्ड दो एटम के बीच में बन रहा है। तो दो एटम के बीच में बन रहा है, इसलिए दोनों एटम अगर डिफरेंट ग्रुप को कंटेन करता है तभी पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा। माने
अगर हमें ऐसा लगे कि ये कार्बन डिफरेंट ग्रुप तो शो कर रहा है, एक हाइड्रोजन दूसरा CH3 डिफरेंट ग्रुप, अब डिफरेंट ग्रुप हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो किसके कारण से रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई बॉन्ड के कारण से हो रहा है, जो दो एटम के बीच में बना हुआ है। तो दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है और पाई बॉन्ड के कारण से चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है तो दोनों एटम को डिफरेंट ग्रुप रखना पड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड एक एटम के पास नहीं, दो एटम के बीच में रहता है, तो दोनों एटम को डिफरेंट होना पड़ेगा। अब इस एटम पे चेक कीजिए, इस एटम पे एक ग्रुप है CH3, दूसरा ग्रुप है CH3, दोनों ग्रुप सेम, तो यहाँ पे रूल नहीं फॉलो हो रहा है। एक जगह भी रूल नहीं फॉलो होगा तो ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी शो कर पाता जब यहाँ पे CH3 को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर देते हैं। अब इस कार्बन को चेक कीजिए, इस कार्बन के पास दो ग्रुप CH3 और हाइड्रोजन, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो ये वाला सेंटर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ये सेंटर शो भी कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नेट पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों बराबर हो गया, डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट हम लोग ग्रुप को, डिफरेंट हम लोग सेंटर को लेके पकड़ते हैं। इस सेंटर पे काम करेंगे, इस सेंटर के साथ जब काम करेंगे तब इस सेंटर पे कौन सा ग्रुप है उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग एक सेंटर के साथ काम करेंगे तो उसी सेंटर पे ग्रुप को देखना है। जब इस सेंटर के साथ काम करेंगे तब इस सेंटर पे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इस सेंटर पे काम करेंगे तो इस सेंटर से जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। एक सेंटर का ग्रुप को दूसरे सेंटर के ग्रुप के साथ मैच नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण से और ग्रुप्स डिफरेंट सेंटर्स पे ग्रुप अगर डिफरेंट रहे तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत से कंपाउंड्स में देखे जाते हैं। तो हम लोग कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम में हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, तो देख लीजिए। जैसे हमारा पहला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम के एग्जांपल, तो इस एग्जांपल से हमको बस ये चेक करना है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल को चेक कीजिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो अब हम लोग यहाँ से याद करेंगे कि जब हमारे पास कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाएगा तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला सिस्टम है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम। अब कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ग्रुप में मॉलिक्यूल में मिल रहा है, तब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। लेकिन कब होगा? दूसरा रूल भी फॉलो करेंगे। दूसरा रूल है कि दोनों सेंटर पे ग्रुप्स डिफरेंट रहना चाहिए। अब एक एक सेंटर पे काम करेंगे। इस सेंटर पे आ जाइए, इस सेंटर पे ग्रुप जुड़ा है, एक तो हाइड्रोजन दूसरा है क्लोरीन। क्या हाइड्रोजन क्लोरीन के बराबर है? हाइड्रोजन क्लोरीन के बराबर नहीं है, तो इस सेंटर पे ग्रुप है डिफरेंट। इस सेंटर पे आ जाइए, इस सेंटर पे एक है CH3 दूसरा है क्लोरीन। अब जब इस सेंटर के साथ काम करेंगे तो बस इसी ग्रुप को देखेंगे। इस सेंटर के साथ काम करते हुए इस सेंटर के ग्रुप को नहीं चेक करेंगे कि यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है तो बराबर हो गया, ऐसे नहीं, क्योंकि ये क्लोरीन इस सेंटर का ग्रुप है और ये क्लोरीन इस सेंटर का ग्रुप है। तो एक सेंटर का ग्रुप को दूसरे सेंटर के ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं करना है। हमारे पास मॉलिक्यूल में ये पहला सेंटर, ये दूसरा सेंटर, तो जब दूसरे सेंटर से काम कर रहे हैं तो दूसरे सेंटर को पहले सेंटर के ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो दूसरे सेंटर पे देखिए क्लोरीन है, मिथाइल है, डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ भी ग्रुप्स डिफरेंट है। तो C डबल बॉन्डेड C माने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और होने के साथ साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो यहाँ पे GI होगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। तो फिर से हमारे पास कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का ही सिस्टम है। यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया गया, यहाँ पे क्लोरीन रख दिया गया, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। तो देखिए फिर से कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। अब हमको याद कर लेना है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन आएगा तो ग्रुप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब हम लोग दोनों सेंटर को पकड़ेंगे, दोनों सेंटर पे चेक करेंगे सेम ग्रुप है या नहीं। इस सेंटर पे देखिए, इस सेंटर के साथ दो ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन के बराबर नहीं है, तो डिफरेंट ग्रुप रहना चाहिए, तो डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ भी इस सेंटर को पकड़िए, इस सेंटर के पास एक Me जुड़ा है, Me माने मिथाइल, नीचे में भी Me जुड़ा है, Me माने मिथाइल, तो यहाँ भी मिथाइल है, मिथाइल माने CH3, मिथाइल माने CH3, तो यहाँ भी CH3, नीचे भी CH3, माने दोनों ग्रुप बराबर है, सेम नहीं रहना चाहिए। दोनों सेंटर पे ग्रुप डिफरेंट होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन इस सेंटर पे ग्रुप सेम है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो इस सेंटर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। जैसे कुछ दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, दो ठो हाइड्रोजन को रख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस सेंटर पे चेक कीजिए, इस सेंटर पे दो ग्रुप, एक क्लोरीन दूसरा ब्रोमीन, दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो यहाँ पे इस सेंटर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये इस सेंटर पे ग्रुप्स डिफरेंट है। इस सेंटर पे चेक कीजिए, इस सेंटर पे ऊपर में भी हाइड्रोजन नीचे में भी हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप बराबर,
अगर दोनों ग्रुप सेम हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। अब जैसे देख लीजिए, अब ये एग्जांपल ले लिया गया है, C डबल बॉन्डेड एक क्लोरीन को जोड़ दिया गया है, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है और एक 5 मेंबर का रिंग को बना दिया गया है। तो अब रिंग के साथ हम लोगों को कैसे काम करना है ये चेक कीजिए। ये है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस सेंटर पे जब हम लोग काम किए तो इस सेंटर के साथ 2 ग्रुप जुड़ा था, एक क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये सही बात है, क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब इस कार्बन पे आइए, अब हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी कार्बन रिंग का पार्ट है, जैसे ये कार्बन 5 मेंबर रिंग का पार्ट है, एक पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, 5वां मेंबर, तो ये कार्बन रिंग का पार्ट है। तो जब कोई कार्बन रिंग का पार्ट रहता है तब हम लोग कैसे पता करते हैं कि उसके पास ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। तो 2 तरीका है। पहला शॉर्टकट तरीका है कि जिधर में आपका पाई बॉन्ड है, माने जिधर आपका डबल बॉन्ड है, उसी डबल बॉन्ड के पैरेलल बीच से आप डॉटेड स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। हम लोग, ये है डबल बॉन्ड के बीच से हमको डॉट वाला एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कैसे? देखिए, डबल बॉन्ड इस तरह से है, डबल बॉन्ड के बीच में हम लोग डॉट वाला डॉट करके एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। डॉट करके एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो ये तरीका है। अब ये तरीका की है। अब ये तरीका में देखिए, इस डॉट के ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं होगा तभी डिफरेंट ग्रुप। तो इस डॉट वाला लाइन है, ये डॉट वाला लाइन है, इस लाइन के ऊपर में ग्रुप है क्लोरीन, इस लाइन के नीचे में ग्रुप है हाइड्रोजन। ये दोनों ग्रुप बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये वाला सेंटर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का प्रोबेबिलिटी रखता है। लेकिन इस सेंटर को भी चेक करना पड़ेगा कि इस सेंटर के पास भी ग्रुप सेम है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? चेक करने का एक ही तरीका है, हम लोग जो ये डॉट वाला लाइन को पकड़े हैं उसको मिरर मान के चलिए। तो अब ये मिरर हो गया, माने मिरर के ऊपर वाला इमेज को चेक कीजिए, नीचे वाला इमेज को चेक कीजिए। अगर मिरर के ऊपर वाला इमेज और नीचे वाला इमेज बराबर हो गया, इसका माने ऊपर में जो भी ग्रुप है नीचे में भी ग्रुप सेम है, और सेम ग्रुप होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए ऊपर वाला इमेज और नीचे वाला इमेज डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर वाला इमेज में देखिए एक ऑक्सीजन है और ये ग्रुप है ऊपर वाला इमेज में। नीचे वाला इमेज में सिर्फ कार्बन का रिंग है, यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2, लेकिन ऊपर में CH2 और ऑक्सीजन। तो ऊपर में ऑक्सीजन दिख रहा है, नीचे में ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। तो ऊपर वाला इमेज नीचे वाला इमेज डिफरेंट हो गया, ऊपर वाला इमेज नीचे वाला इमेज डिफरेंट हो गया, तो ये ग्रुप्स भी डिफरेंट, क्योंकि ऊपर वाला इमेज नीचे वाला इमेज डिफरेंट तो ग्रुप भी डिफरेंट, और ग्रुप भी डिफरेंट तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का ये कार्बन प्रोबेबिलिटी रखता है। अब दोनों सेंटर अगर प्रोबेबिलिटी रख रहा है तो मॉलिक्यूल 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये शॉर्टकट हमको याद रखना है। अगर हमारा कार्बन कोई रिंग का पार्ट होता है तब हम लोग इस तरह से डॉटेड वाला मिरर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और मिरर का लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन को डबल बॉन्ड के बीच से पास कराना है और डबल बॉन्ड के पैरेलल पास कराना है। अब उसके बाद चेक करना है कि ऊपर वाला इमेज नीचे वाला इमेज डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, अगर सेम हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जैसे कुछ इस तरह का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग को जोड़ दिया गया है। अब इसमें हमको बताना है क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने का तरीका, पहले देखिए मॉलिक्यूल में क्या कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है। अब कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है तो उसके बाद सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूल में सिस्टम है या नहीं, मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने का सिस्टम है या नहीं। तो मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का सिस्टम होता है, तो मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का प्रोबेबिलिटी रखता है। उसके बाद दोनों सेंटर को पकड़िए, तो ये पहला सेंटर, ये दूसरा सेंटर। अब दोनों सेंटर को चेक कीजिए। इस सेंटर के पास मिथाइल ग्रुप है, इस सेंटर के पास हाइड्रोजन ग्रुप है, तो मिथाइल हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट ग्रुप होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो इस ग्रुप के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का प्रोबेबिलिटी है। अब इस ग्रुप को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप रिंग का पार्ट है, तो रिंग का पार्ट को चेक करने का एक तो तरीका ये है कि आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि इस ग्रुप से आप रिंग की तरफ बढ़िए। तो इस ग्रुप से जब हम ऊपर रिंग की तरफ बढ़ेंगे तो इस एटम पे पहुंचेंगे, और इस ग्रुप से नीचे बढ़ेंगे तो इस एटम पे पहुंचेंगे, क्योंकि इस ग्रुप के बाद जस्ट नेक्स्ट ग्रुप ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप से हमको ऊपर भी बढ़ना है और नीचे भी बढ़ना है। तो इस ग्रुप से जब हम ऊपर बढ़े तो ये एटम मिला, इस ग्रुप से नीचे बढ़े तो ये एटम मिला। अब ये एटम को चेक कीजिए, ये एटम क्या है, ये एटम कार्बन का एटम है, और सिर्फ क्या है यहाँ पे, सिर्फ कार्बन ही और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए कार्बन जो एटम है वो 2 बॉन्ड पहले से बना चुका है। अब कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, माने इसके पास 4-2 हाइड्रोजन होगा, माने एक कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है। ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 4-2 तो 2 हाइड्रोजन भी है।
तो जब हम लोग ग्रुप से ऊपर बैठे, ऊपर चले रिंग के, तब हमको मिला CH2 का ग्रुप, और नीचे भी चले तो भी मिला CH2 का ग्रुप। माने दोनों ग्रुप बराबर मिल गया है। तो दोनों ग्रुप बराबर मिल गया है तो क्या इसको क्रॉस मार दें? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग रिंग में काम कर रहे हैं। रिंग में काम करने के लिए हम लोग जस्ट फर्स्ट से ही काम नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट में डिफरेंट हो जाता तब हम लोग राइट मार देते, लेकिन फर्स्ट में अगर सेम हो रहा है तो हम लोग देखिए, रिंग में नियम होता है कि जब रिंग में हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोग रिंग में नीचे चले ऊपर चले, तो रिंग में शुरू को ही देख के हम लोग फाइनल रिजल्ट नहीं बोल देते हैं। हमको टोटल रिंग में चलेंगे और टोटल रिंग कंप्लीट होने के बाद कहेंगे कि फाइनल रिजल्ट टोटल रिंग को कंप्लीट होने के बाद देते हैं। तो अभी हम लोग को रिंग में पूरा चलना है। तो नीचे में यहाँ तक पहुँचे हैं, नीचे में अब यहाँ पे आ जाइए। ऊपर में यहाँ तक पहुँचे थे, अब यहाँ से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए तो यहाँ भी CH2 का ग्रुप है, यहाँ भी CH2 का ग्रुप है। तो पहले दोनों ग्रुप बराबर मिला, तो लेकिन हमको रिंग में पूरा चलना था, तो हम लोग और आगे बढ़े तो फिर से CH2 मिला, ऊपर भी नीचे भी मिला CH2, तो फिर भी ग्रुप बराबर मिल रहा है। लेकिन रिंग तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि रिंग ऑक्सीजन पे जाके कंप्लीट होगा। तो हमको और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक रिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो ये रिंग वाला सिस्टम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है कि रिंग को एटम को पकड़िए, रिंग के ऊपर के एटम को पकड़े, नीचे के एटम को पकड़े, आगे बढ़ते जाइए। तब तक बढ़ते जाना है जब तक ग्रुप डिफरेंट नहीं मिले। अगर पहले ही ग्रुप डिफरेंट मिल गया तब तो 100% श्योर है डिफरेंट ग्रुप हो। मैंने मान लीजिए यहाँ पे CH2 के बदले में CH3 रहता और यहाँ पे CH2 रहता, तो शुरू में ही डिफरेंट ग्रुप मिल गया। अब शुरू में ही डिफरेंट ग्रुप मिल गया तब आगे बढ़ने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन शुरू में डिफरेंट ग्रुप नहीं मिला, तो शुरू में सेम ग्रुप मिला, तो सेम ग्रुप मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी सेम ग्रुप मिल रहा है तो और आगे बढ़िए। और आगे जब बढ़े तो ऊपर से नीचे आएंगे तो भी ऑक्सीजन मिलेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी ऑक्सीजन मिलेगा। देखिए, ऊपर से नीचे आने पर भी ऑक्सीजन है और नीचे से ऊपर जाने पर भी ऑक्सीजन है। माने रिंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन तक आ गए। यहाँ से चले, ऊपर चल के ऊपर से हम लोग इस तरह से आए और नीचे से इस तरह से आए। ऊपर से जैसे चले, नीचे से जैसे चले, जैसे जैसे नीचे चलते गए, जैसे जैसे ऊपर चलते गए, तो ग्रुप हमको सेम मिलता गया। ऊपर भी CH2, नीचे भी CH2, ऊपर भी CH2, नीचे भी CH2। यहाँ से नीचे आए तो ऑक्सीजन, यहाँ से ऊपर गए तो ऑक्सीजन। माने रिंग को कंप्लीट होने के बाद भी इधर से पाथ और इधर से पाथ जब इस रास्ते से चले और इस रास्ते से चले, तो कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि ग्रुप डिफरेंट हो। ऊपर से चलने काल में भी और नीचे से चलने काल में भी हर समय ग्रुप सेम ही रहा। इधर भी CH2 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो जब 100% रिंग कंप्लीट हो गया है, ग्रुप अभी तक डिफरेंट नहीं आया, माने ग्रुप सेम ही चल रहा है, तब 100% बोलेंगे कि इसके पास ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप बराबर है। दोनों ग्रुप सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का टेंडेंसी नहीं रखता है। तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये तरीका था एक, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस तरीके से कैसे काम कर लेंगे, तो यहाँ पे एक पैरेलल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल को ठीक से बनाइएगा, क्योंकि ये लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है, डॉट लाइन को, कि मॉलिक्यूल को 50-50 तोड़ दे। मॉलिक्यूल को 50% तोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ऊपर 50% नीचे 50%, तो इसको 50-50 तोड़ दिए। अब देखिए क्या मिरर इमेज चेक करेंगे। यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। मिरर इमेज नहीं है, माने डिफरेंट ग्रुप है। अगर मिरर इमेज हो जाता तब सेम ग्रुप बोलते। यहाँ पे देखिए, ऊपर में CH2, नीचे में भी CH2, मिरर इमेज। ऊपर में CH2, नीचे में CH2, मिरर इमेज। और ऑक्सीजन को ये लाइन काट रहा है, या फिर ऑक्सीजन को मान लीजिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन इस तरह से ग्रुप बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन ऑक्सीजन को इस तरह से तोड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसी को बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ किए, तो ये डॉटेड लाइन 50% ऑक्सीजन को ऊपर तोड़ देगा और 50% नीचे तोड़ देगा। तो ऊपर में भी ऑक्सीजन 50%, नीचे में भी ऑक्सीजन 50%, माने ऊपर का मिरर इमेज नीचे का मिरर इमेज के साथ एकदम बराबर हो गया है। अब ऊपर का मिरर इमेज नीचे की मिरर इमेज के साथ एकदम बराबर हो जाएगा, इसका माने दोनों ग्रुप बराबर हो गए। अब दोनों ग्रुप बराबर हो गया तो इस मॉलिक्यूल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल को देख के एग्जाम्पल में हम लोग को करना पड़ता है। और इस तरह से ये दोनों तरीका को याद रखिएगा। इसमें से शॉर्टकट तरीका है कि इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ऊपर भी चेक कीजिए, नीचे भी चेक कीजिए। और एक तरीका होता है, एक एक ग्रुप्स को चलते जाइए। रिंग में हम लोगों को जब तक सेम ग्रुप डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल रहा है तब तक आगे बढ़ते जाना है, तब तक बढ़ेंगे जब तक डिफरेंट ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर डिफरेंट ग्रुप शुरू में ही मिल गया, मैंने 100% श्योर है कि वो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स है, लेकिन शुरू में सेम ग्रुप मिल रहा है तब हमको आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह से अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो उसी तरह से रिंग वाला सिस्टम ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसी रिंग वाला सिस्टम में देख लीजिए, यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग बना दिया गया है और यहाँ पे भी 5 मेंबर का रिंग को बना दिया गया है। तो देखिए, ये हमारे पास 5 मेंबर का रिंग का मॉलिक्यूल दिया गया है।
अब इसमें बताना है क्या GI होगा सिस्टम में। GI होने के लिए क्या है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का सिस्टम चाहिए, तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का सिस्टम मिल गया। अब चूंकि रिंग का, तो हम लोग अब से शॉर्टकट में ध्यान रखेंगे, जब रिंग का क्वेश्चन आएगा तब हम लोग डॉटेड लाइन जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। तो डॉटेड लाइन देखिए 50% इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। डॉटेड लाइन कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, डबल बॉन्ड के बीच से चलना चाहिए डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन डबल बॉन्ड के पैरेलल चलना चाहिए, और मॉलिक्यूल को 50% 50-50 तोड़ देना चाहिए। तो ये डॉटेड लाइन देखिए, ऊपर मॉलिक्यूल को 50% तोड़ दिया, नीचे मॉलिक्यूल को 50% तोड़ दिया। अब हम लोग देखेंगे इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप बराबर है या नहीं, वो देखने का तरीका है। ऊपर में देखिए, अब हम लोग इस कार्बन के साथ काम कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ बाद में करेंगे, पहले इस कार्बन के साथ काम करें। अब इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़ा है, पहले ये ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे नीचे में ऑक्सीजन जुड़ा है। या फिर जब हम लोग डॉटेड लाइन के साथ काम करेंगे तब हमको बस सीधा देखना है ऊपर वाले ग्रुप्स को, नीचे वाले ग्रुप को। तो क्या ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाला ग्रुप का इमेज बन रहा है, क्या ये इसका मिरर इमेज है? नीचे में जो दिख रहा है क्या ये ऊपर में भी उसी तरह से बना है? नहीं बना है। कैसे? नीचे में हमको ऑक्सीजन दिख रहा है, ऊपर में कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर नीचे में भी ऑक्सीजन होता और ऊपर में यहाँ पर भी ऑक्सीजन होता तब हम लोग बोलते कि मिरर इमेज है, और मिरर इमेज होता माने सेम ग्रुप होगा, और सेम ग्रुप होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन नीचे में ऑक्सीजन है, ऊपर में ऑक्सीजन नहीं है। नीचे में ऑक्सीजन दिख रहा है, ऊपर में नहीं दिख रहा है, माने नीचे वाला ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप डिफरेंट, माने इस कार्बन पे ग्रुप्स डिफरेंट, अब इस कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। अब एक एटम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक सेंटर अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, माने पूरा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इसके लिए हमको इस सेंटर को चेक करने का दरकार नहीं है। हम लोग शुरू में ये यहाँ पे क्रॉस बैठे या राइट बैठे, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि एक भी क्रॉस बैठ गया माने पूरा क्रॉस हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कार्बन है और रिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन वाला कंसेप्ट से सॉल्व किए हैं। यहाँ पे कंसेप्ट था कि ऊपर वाला इमेज को चेक कीजिए, नीचे वाला इमेज को चेक कीजिए। यहाँ पे और क्या चेक कर सकते थे, अगर हमको मिरर इमेज समझने में दिक्कत आ रहा है तो हम लोग मिरर इमेज को ड्रॉ कर लेंगे। ये नीचे वाला मिरर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो ऊपर में जो इमेज है इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो ऊपर वाला ग्रुप का मिरर इमेज इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये ग्रुप है, इसका हम लोग ये इसको मिरर मान के चल रहे हैं। अब ये मिरर हो गया तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगा, मिरर इमेज। तो हम लोग इसका मिरर इमेज बना लिया। अब देखिए क्या ये मिरर इमेज इस ग्रुप के साथ ओवरलैप कर रहा है। देखिए ये ग्रुप के साथ ये ग्रुप के साथ क्या ये इमेज ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर इस ग्रुप के साथ ये इमेज ओवरलैप कर जाता माने 100% ये ग्रुप इसका मिरर इमेज होता, क्योंकि अगर हम ए लिखते हैं और ए के नीचे में मिरर डाल देंगे तो यहाँ पे इसका मिरर इमेज इस तरह से बन जाएगा। तो इसका ए का मिरर इमेज कुछ ऐसे ही बनेगा, और ये ए इस ए के साथ ओवरलैप कर दे रहा है। तो ये ए इस ए के साथ तभी ओवरलैप करेगा जब छोटा वाला ए बड़ा ए का मिरर इमेज होगा, या फिर छोटा वाला ए बड़ा ए के ही बराबर होगा। तो ओवरलैप तभी होता है जब बराबर होता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन को पकड़िए, स्ट्रेट लाइन के बीच में एक मिरर रख दीजिए, तो ऊपर वाला मिरर, ऊपर वाला इमेज और नीचे वाला इमेज एक दूसरे का मिरर इमेज कैसे हम लोग को कैसे पता लग रहा है कि ये जो ऊपर में स्ट्रेट लाइन है और नीचे में स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन इस लाइन का मिरर इमेज है। इसको पता करने का तरीका है कि ये जो ऊपर वाला है उसका मिरर इमेज ड्रॉ कीजिए। तो ऊपर का मिरर इमेज कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, जो कि यहीं पे ड्रॉ होगा। अब ये देखिए ये वाला जो हम लोग मिरर इमेज को ड्रॉ किए हैं ये इसके साथ 100% ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि इस लाइन को इस लाइन पे हम लोग आराम से रख सकते हैं। तो जब भी 2 इमेजेस ओवरलैप करते हैं तभी हम लोग बोलते हैं कि वो उसका मिरर इमेज बन रहा है। तो हम लोग किए कि इसका हम लोग मिरर इमेज ड्रॉ कर लिए, लेकिन इसका मिरर इमेज इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप नहीं कर रहा है माने ये ग्रुप इसका मिरर इमेज नहीं है। अगर ये ग्रुप इसके साथ ओवरलैप कर जाता है माने ये ग्रुप इसका मिरर इमेज होता, लेकिन चूंकि ये इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ये ग्रुप इसका मिरर इमेज नहीं है। तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। और देखने का क्या तरीका है, जस्ट एटम पे चलिए, यहाँ से नीचे चले और यहाँ से ऊपर चलना है, ऊपर भी चलना है नीचे भी चलना है, साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो यहाँ से ऊपर चले तो हमको मिला CH2 ग्रुप, यहाँ से नीचे चले तो मिला ऑक्सीजन ग्रुप। CH2 ग्रुप ऑक्सीजन ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है। तो जब भी डिफरेंट ग्रुप मिल गया तो रिंग में और आगे चलने का दरकार नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप अगर स्टार्टिंग में मिल जाता है तब रिंग पे वहीं पे हम लोग बोल देंगे कि ग्रुप्स डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट ग्रुप नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, तब हम लोग आगे चलेंगे। जब तक चलना है जब तक डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल रहा है, या फिर तब तक चलना है जब तक रिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे शुरू में ही डिफरेंट ग्रुप मिल गया, नीचे में ऑक्सीजन ऊपर में CH2 डिफरेंट ग्रुप मिला है, तो डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंट ग्रुप मिल गया है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो शुरू में हम लोग यहाँ पे क्रॉस किए थे वो गलत था। वो क्रॉस तब होता जब यहाँ भी CH2 होता, यहाँ भी CH2 होता, तब सेम ग्रुप हो जाता। लेकिन चूंकि ग्रुप डिफरेंट है
तब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब इस सेंटर पे चेक कीजिए, यहाँ से ऊपर चले तो अभी ऑक्सीजन, नीचे चले तो CH2, ऊपर में ऑक्सीजन नीचे में CH2, दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो इस मॉलिक्यूल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। तो इस तरह से हमको कुछ एग्जांपल्स चेक करना पड़ता है। जैसे ये एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ दिया गया है और ये दोनों ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। अब इसमें चेक करना है तो फिर से डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इस डॉटेड लाइन के ऊपर में हाइड्रोजन, डॉटेड लाइन के नीचे में क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। यहाँ पे चेक कीजिए, इस डॉटेड लाइन के यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2, तो दोनों ग्रुप सेम मिला तो रिंग में आगे बढ़ते जाइए। यहाँ भी ऑक्सीजन, सेम ग्रुप मिल रहा है। अब रिंग यहाँ पे खत्म हो गया है, देखिए यहाँ से रिंग बढ़े यहाँ तक, यहाँ से रिंग बढ़े यहाँ तक, इसके बाद कोई रिंग है ही नहीं, यहाँ पे रिंग खत्म हो गया, लेकिन अभी तक हमको डिफरेंट ग्रुप नहीं मिला। यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी ऑक्सीजन, ग्रुप सेम, तो यहाँ पे GI नहीं हो सकता है। और मिरर इमेज से कैसे कर सकते थे? मिरर इमेज से करने का तरीका, इसको यहाँ पे ठीक से ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 है, इस तरह से बन गया है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर में जो स्ट्रक्चर है, नीचे में भी उसका कंप्लीट मिरर इमेज है। यहाँ भी ऑक्सीजन तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। यहाँ पे जैसा बॉन्ड बना हुआ है, नीचे में जैसा बॉन्ड है, उसका ठीक जैसे नीचे में बॉन्ड बना हुआ है, उसका ठीक मिरर इमेज ऊपर में बना हुआ है। तो नीचे का ठीक मिरर इमेज ऊपर में बनना माने 100% मिरर इमेज, माने ये वाला चीज़ बराबर है। कैसे बराबर बोल रहे हैं? क्योंकि इसका ही तो मिरर इमेज ये है, तो मिरर इमेज है तो एकदम बराबर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे CH3 दे दिया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया गया है, यहाँ पे फिर से हम लोगों को 6 मेंबर का रिंग डाल दिया गया है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया है। फिर से रिंग वाला क्वेश्चन को हम लोग इस स्ट्रेटेजी से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट देख के चेक कर सकते हैं। कैसे? इस कार्बन के साथ जुड़ा है CH3, इस कार्बन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे GI हो सकता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे रिंग में ऊपर चले तो यहाँ पे CH2, नीचे चले तो CH2, दोनों ग्रुप बराबर मिल गया है। बराबर मिलता है ग्रुप तो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कब तक? जब तक रिंग खत्म नहीं होता। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप मिल जाता है तो वहीं पे रुक जाते हैं। तो बराबर मिल रहा है तो आगे बढ़ना है। यहाँ पे और आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला CH2, यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे मिल रहा है CH, यहाँ पे मिला CH2, तो CH2 और CH बराबर नहीं है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, देखिए यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो नीचे में एक मिथाइल है, लेकिन ऊपर में कहीं भी मिथाइल नहीं है। तो अगर हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस मिरर को ड्रॉ कर लिए, तो ऊपर में CH3 हाइड्रोजन डिफरेंट, लेकिन ऊपर में यहाँ पे सिर्फ कार्बन बॉन्डे हैं, CH2 है, यहाँ पे CH2 लेकिन CH और CH3, तो ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप डिफरेंट, ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप डिफरेंट, तो 100% यहाँ भी GI होगा। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि नीचे में CH3 है, ऊपर में कहीं भी CH3 नहीं है। अब नीचे वाला CH3 माने ये बॉन्ड, देखिए नीचे वाला बॉन्ड, ये नीचे में ये कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड नीचे गया है तो इसको नीचे वाला बॉन्ड बोलेंगे, और ये कार्बन से ऊपर गया वाला बॉन्ड ऊपर गया है तो इसको ऊपर वाला बॉन्ड बोलेंगे, इसको नीचे वाला बॉन्ड बोलेंगे। तो नीचे में CH3 है, ऊपर में CH3 नहीं है, माने नीचे वाला ग्रुप और ऊपर वाला ग्रुप डिफरेंट, और नीचे वाला ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप डिफरेंट होता है, माने इस एटम कार्बन के साथ डिफरेंट जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इस मॉलिक्यूल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इस तरह से हम लोग इस मॉलिक्यूल में भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे इस तरह से 5 मेंबर को फिर से जोड़ दे। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन हो गया। यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप है तो यहाँ पे GI हो सकता है। यहाँ पे चेक कीजिए, नीचे में एक मिथाइल का ग्रुप है। जब भी कोई इस तरह का डैश बना रहता है, इसका माने यहाँ पे एक कार्बन, चूंकि कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, माने ऐसा डैश का माने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो नीचे में तो मिथाइल ग्रुप है लेकिन ऊपर में मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो माने नीचे में मिथाइल ग्रुप, ऊपर में मिथाइल ग्रुप नहीं है, माने नीचे में वाला ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप डिफरेंट है। वैसे चेक कर लीजिए, मिरर इमेज से चेक कीजिए, ऊपर का मिरर इमेज नीचे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, तो ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, और नीचे वाला ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप डिफरेंट है, नीचे वाला ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है, तो यहाँ भी GI होगा। तो मॉलिक्यूल में कंप्लीट GI शो हो जाएगा इस तरह से। अब जैसे इस तरह इस मॉलिक्यूल को चेक कर लीजिए, जैसे हमको करना पड़ेगा अगर ऐसे, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को रख देंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और क्लोरीन को रख दिया गया। इसमें चेक करना है GI होगा या नहीं, पता करने का क्या तरीका, इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे में क्लोरीन, डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे GI हो सकता है। लेकिन इसमें चेक कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन को 50-50 तोड़ा जा रहा है, ऊपर में भी CH2, नीचे में भी CH2, दोनों ग्रुप बराबर। फिर बराबर हुआ तो हमको रिंग को कंप्लीट करना है। तो रिंग को कंप्लीट करने की देखिए ये है रिंग, हम लोग इस रिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। कहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं? यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। ऊपर गए तो मिला CH2, नीचे गए तो भी मिला CH2, तो दोनों ग्रुप बराबर मिल रहा है। तो बराबर मिल रहा है तो रिंग को कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट एंड तक जाएंगे। एंड में है ऑक्सीजन, यहाँ से भी आएंगे तो भी मिलेगा ऑक्सीजन,
ऊपर से नीचे आएंगे तो भी मिलेगा ऑक्सीजन, नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी मिलेगा ऑक्सीजन। तो दोनों ग्रुप बराबर, तो इसके पास ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाला ग्रुप एकदम बराबर है, बराबर ग्रुप है, तो यहाँ पे जी आई नहीं हो सकता है, तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग पता करेंगे सिस ट्रांस को ड्रॉ करने का तरीका। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा सिस और ट्रांस का मीनिंग क्या होता है। सिस नाम से ही क्लियर है, सिस माने दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अगर सेम साइड में हो तब हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में सिस आइसोमेरिज्म सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। एक्चुअली सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया है। जो भी मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, जो भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है उस मॉलिक्यूल दो कॉन्फ़िगरेशन में रह सकते हैं। जो भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा वो मॉलिक्यूल दो कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का आइसोटोप पढ़ते हैं, उसमें हाइड्रोजन 3 आइसोटोप के फॉर्म में रहता है, प्रोटियम, डॉयटीरियम, ट्रिटियम। इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तब वो मॉलिक्यूल दो कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, और उसी दो कॉन्फ़िगरेशन को, एक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं सिस और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं ट्रांस। तो सिस ट्रांस उसी मॉलिक्यूल में मिलेगा जिस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जैसे मान लीजिए हमको ये मॉलिक्यूल दे दिया गया है और यहाँ इस मॉलिक्यूल में हमको बताना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल का सिस कॉन्फ़िगरेशन है या फिर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग समझते हैं सिस ट्रांस पहचानने का तरीका। तो हम लोग यहाँ पे सिस ट्रांस को देख रहे हैं। तो सिस ट्रांस दो कॉन्फ़िगरेशन है किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, माने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, एक सिस कॉन्फ़िगरेशन में, दूसरा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये सिस है या ट्रांस है, इसको पता करने का तरीका, दोनों सेंटर को पकड़िए। सबसे पहले तो पता कीजिए मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब दोनों सेंटर पे, ये पहला सेंटर दूसरा सेंटर पे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो इस सेंटर पे जुड़ा है क्लोरीन, इस सेंटर पे ऊपर जुड़ा है क्लोरीन, नीचे जुड़ा है ब्रोमीन, तो ग्रुप डिफरेंट, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। इस सेंटर पे आ जाइए, ऊपर में जुड़ा है हाइड्रोजन, नीचे में जुड़ा है क्लोरीन, ग्रुप डिफरेंट है, तो ग्रुप डिफरेंट है तो भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस सेंटर से भी हो रहा है, जब भी ग्रुप डिफरेंट होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, तो ग्रुप डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस सिस्टम में होगा। अब जब सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तब हम लोग बताते हैं सिस है या ट्रांस। सिस ट्रांस पता करने का तरीका, हम लोग एक एक सेंटर से पर जाएंगे, एक सेंटर पे जाएंगे फिर दूसरे सेंटर पे जाएंगे, पहले इस सेंटर पे आ जाते हैं। इस सेंटर पे ग्रुप्स को पता कीजिए, इस सेंटर पे एक ग्रुप मिला क्लोरीन, दूसरा ग्रुप मिला ब्रोमीन। इस सेंटर पे आ जाइए, इस सेंटर पे एक ग्रुप मिला क्लोरीन, दूसरा ग्रुप मिला हाइड्रोजन। अब कंपैरिजन कीजिए कि ये दोनों सेंटर में कौन सा ग्रुप कॉमन है। अब हम लोग दोनों सेंटर में कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों सेंटर में कौन सा ग्रुप कॉमन है। तो इस सेंटर में एक ग्रुप है क्लोरीन और इस सेंटर में एक ग्रुप है क्लोरीन, इस सेंटर में ग्रुप है ब्रोमीन, इस सेंटर में ग्रुप है हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ तो कॉमन नहीं है क्योंकि ब्रोमीन दूसरा एलिमेंट है, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है, लेकिन इस सेंटर के पास है क्लोरीन और इस सेंटर के पास है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्लोरीन इन दोनों सेंटर में कॉमन है। इस सेंटर के पास भी है क्लोरीन तो इस सेंटर के पास भी है क्लोरीन। तो सेकंड पॉइंट होगा, पहले तो चेक करेंगे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। अगर मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तभी सिस ट्रांस होगा, अगर जो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तब सिस ट्रांस नहीं होगा। अब मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले पता करेंगे, उसके बाद दोनों सेंटर पे कॉमन ग्रुप को पता करेंगे। जैसे इन मॉलिक्यूल में दोनों सेंटर के पास कॉमन ग्रुप है क्लोरीन, तो क्लोरीन है कॉमन ग्रुप। अब कॉमन ग्रुप को पता करने के बाद देखिए कि कॉमन ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है या फिर डबल बॉन्ड के डिफरेंट साइड में है। तो डबल बॉन्ड का सेम साइड, डबल बॉन्ड का डिफरेंट साइड से मीनिंग क्या है, फिर से हम लोग जो डॉटेड लाइन बनाते थे उस डॉटेड लाइन को बना लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। तो इसी को हमको देखना है, जो हमारा कॉमन ग्रुप है क्लोरीन, क्या दो मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन है, क्या दोनों क्लोरीन एक ही साइड में है या दोनों क्लोरीन डिफरेंट साइड में है। एक साइड माने ये जो डॉटेड लाइन इस मॉलिक्यूल को 50-50% में तोड़ दिया है, माने मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो क्या दोनों क्लोरीन नीचे वाले पार्ट में है या दोनों क्लोरीन ऊपर वाले पार्ट में है, या फिर एक क्लोरीन ऊपर वाले पार्ट एक क्लोरीन नीचे वाले पार्ट में, ये देखना है। अगर दोनों क्लोरीन सेम साइड में होगा, माने या तो दोनों क्लोरीन नीचे वाले पार्ट में है, अगर दोनों क्लोरीन नीचे वाले पार्ट में होता माने सेम साइड में होता है, क्योंकि डॉटेड लाइन के नीचे होता है, ये क्लोरीन भी यहाँ पे होता है, यहाँ ब्रोमीन के जहाँ पे क्लोरीन मान लेंगे, तो ये क्लोरीन भी नीचे ये क्लोरीन भी नीचे, तब दोनों क्लोरीन सेम साइड बोलते। लेकिन अभी यहाँ पे ब्रोमीन है और क्लोरीन है ऊपर में, तब हमको इस मॉलिक्यूल में दिखा कि दोनों ग्रुप है क्लोरीन, एक ग्रुप
इस डॉटेड लाइन के नीचे में है, दूसरा ग्रुप इस डॉटेड लाइन के ऊपर में है, तो अगर दोनों ग्रुप डॉटेड लाइन के सेम साइड में, तब हम लोग बोलेंगे सिस। लेकिन दोनों कॉमन ग्रुप डॉटेड लाइन के डिफरेंट साइड में, एक ग्रुप डॉटेड लाइन के ऊपर, दूसरा ग्रुप डॉटेड लाइन के नीचे, माने दोनों ग्रुप डॉटेड लाइन के डिफरेंट साइड में, एक ऊपर दूसरा नीचे, तो जब एक ऊपर दूसरा नीचे, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब जैसे इस मॉलिक्यूल में हमको पता करना है सिस है या ट्रांस है, तो पहले चेक कीजिए क्या मॉलिक्यूल में, पहला रूल है चेक कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं। तो ये दोनों सेंटर को पकड़ लिए, इस सेंटर के साथ जुड़ा है क्लोरीन, इस सेंटर के साथ जुड़ा है ब्रोमीन, डिफरेंट ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। इस कार्बन के साथ एक जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा जुड़ा है हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप सेम, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं हो सकता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं होगा तब हम लोग सिस ट्रांस कहाँ से बोलेंगे, क्योंकि सिस ट्रांस तभी होता है जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में चेक करना है जो सिस है या ट्रांस है, तो पहले चेक कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ पे हो रहा है। सेंटर को पकड़िए, तो ये एक सेंटर, ये दूसरा सेंटर। अब दोनों सेंटर में चेक कीजिए ग्रुप्स, अब दोनों सेंटर में पहले पता करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है नहीं। तो इस सेंटर के साथ दो ग्रुप जुड़ा है क्लोरीन ब्रोमीन जो कि डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे जीआई हो सकता है। इस सेंटर के साथ दो ग्रुप जुड़ा है क्लोरीन और हाइड्रोजन जो कि डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे जीआई हो सकता है। तो मॉलिक्यूल में जीआई है तब सिस ट्रांस हो सकता है। अब सिस ट्रांस पता करने का तरीका, डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, तो डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद तरीका, कॉमन ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए। इस सेंटर के साथ जुड़ा है क्लोरीन हाइड्रोजन, इस सेंटर के साथ जुड़ा है क्लोरीन और ब्रोमीन, कॉमन ग्रुप है क्लोरीन। अब जो कॉमन ग्रुप है क्या वो डॉटेड लाइन के सेम साइड में है, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक क्लोरीन डॉटेड लाइन के ऊपर में है, ये भी क्लोरीन डॉटेड लाइन के ऊपर में है। इसका माने ये जो दोनों क्लोरीन था इस मॉलिक्यूल में, देखिए एक क्लोरीन ऊपर है डॉटेड लाइन के, तो एक क्लोरीन डॉटेड लाइन के नीचे में है। तो एक ऊपर और एक नीचे का जब कंडीशन होता है तब बोलते हैं ट्रांस। लेकिन दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे, जब माने सेम साइड का जब कंडीशन होता है, या फिर दोनों ऊपर हो तभी तो सेम साइड, दोनों नीचे हो तभी तो सेम ही साइड हुआ। तो जब सेम साइड या दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे का कंडीशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिस। तो ट्रांस बने एक ग्रुप ऊपर तो दूसरा ग्रुप नीचे, किसके ऊपर नीचे, डॉटेड लाइन के ऊपर नीचे। डॉटेड लाइन कैसे बनाना है, एकदम पाई बॉन्ड के बीच से जाते हुए, पाई बॉन्ड के बीच से जाएंगे। माने मान लीजिए हम लोग को कोई मॉलिक्यूल इस तरह से दे दिया है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया है। तब डॉटेड लाइन को गलती से ऐसे में नहीं ड्रॉ कर देना है, क्योंकि डॉटेड लाइन इस तरह से नहीं होता है। डॉटेड लाइन होने का नियम है कि डॉटेड लाइन पाई बॉन्ड के बीच से जाएगा और पाई बॉन्ड के पैरेलल जाएगा। तो बीच से भेजना है और पैरेलल भी भेजना है। तो बीच पॉइंट तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट अगर ये है तो इससे दो लाइन, ऐसा लाइन भी खींचा जा सकता है, ऐसा लाइन भी खींचा जा सकता है, लेकिन कैसा लाइन खींचना है, पैरेलल खींचना है। तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से बना है, अगर इस तरह से बना है तो इसका पैरेलल लाइन ये हो जाएगा। तो अब हमारा डॉटेड लाइन ऐसा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मॉलिक्यूल इस तरह से दिया है तो डॉटेड लाइन इस तरह से बनेगा, लेकिन मॉलिक्यूल इस तरह से दिया है तब डॉटेड लाइन ये बनेगा। अब चेक कीजिए मॉलिक्यूल में जीआई होगा, एक हाइड्रोजन दूसरा ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, डिफरेंट ग्रुप्स है तो जीआई होगा। अब दोनों ग्रुप सेम साइड में है, डिफरेंट साइड में है, पहले उससे पहले है कॉमन ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, कॉमन ग्रुप हो गया हाइड्रोजन। अब कॉमन ग्रुप सेम साइड में है, डिफरेंट साइड में है, तो डॉटेड लाइन के दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है। तो कॉमन वाला ग्रुप हाइड्रोजन जो कि इस मॉलिक्यूल में कॉमन है, वो कॉमन ग्रुप इस मॉलिक्यूल में सेम साइड में है। अगर कॉमन ग्रुप दोनों मॉलिक्यूल में सेम साइड में रहता है तब हम लोग बोलेंगे सिस। लेकिन वहीं पे कॉमन ग्रुप डिफरेंट साइड में होता है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन कर दिए और यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दिए, तब हमारा कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दिए, यहाँ पे क्लोरीन को कर दिए, तब एक ग्रुप लेफ्ट साइड में कॉमन ग्रुप, सिर्फ कॉमन ग्रुप से चेक करेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन को नहीं पता, ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्लोरीन है लेफ्ट साइड में, ब्रोमीन है राइट साइड में, तो डिफरेंट साइड हो गया तो ट्रांस हो जाना चाहिए, ऐसा गलत है। क्लोरीन ब्रोमीन के साथ काम नहीं करना है, काम हाइड्रोजन के साथ भी नहीं करना है, काम कॉमन ग्रुप के साथ काम करना है। तो उसके लिए पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ग्रुप कॉमन है, दोनों सेंटर पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन, तो कॉमन ग्रुप क्लोरीन, जो कॉमन ग्रुप मिलेगा उसी के साथ काम करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन, तो कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर कॉमन ग्रुप है तो हाइड्रोजन के साथ काम करेंगे, ब्रोमीन कॉमन ग्रुप होता है तो ब्रोमीन के साथ कॉमन काम करते, जो भी कॉमन ग्रुप होगा उसी के साथ काम करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन ग्रुप है। अब देखिए कॉमन ग्रुप डॉटेड लाइन के सेम साइड में है या फिर डिफरेंट साइड में है। अगर कॉमन ग्रुप डॉटेड लाइन के सेम साइड में है तब हो जाएगा सिस, लेकिन कॉमन ग्रुप डॉटेड लाइन के डिफरेंट साइड में है, माने एक राइट दूसरा लेफ्ट या फिर एक ऊपर एक नीचे, तब डिफरेंट साइड में रहेगा डॉटेड लाइन का, तब ट्रांस, सेम साइड में रहेगा तो सिस। इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं कब सिस होगा कब ट्रांस होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि पहले मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा
तभी मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस का बात आता है। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला सिस्टम कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम देखे हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्डिंग। तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्डिंग जरूरी नहीं है कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में ही हो, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्डिंग ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में भी तो हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख जाए वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्डिंग, और जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्डिंग वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का चांस है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। लेकिन उन सब के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को ये भी ध्यान में ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में भी होगा। रिंग सिस्टम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। उसका रीज़न ये है कि रिंग भी, चूंकि एक इसको 4 मेंबर का रिंग मान लीजिए, तो रिंग में तो सब सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो हमको पता है सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चाहिए रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। अब जो कि सिग्मा बॉन्ड है रिंग में दिख रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट करना चाहिए, फ्रीली रोटेट करेगा तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मैंने रिंग सिस्टम को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिंग सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इसलिए वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन रिंग का फॉर्म में होने के कारण से रिंग रोटेट नहीं होगा। क्योंकि रिंग को रोटेट करने के लिए ट्राई कीजिएगा और बहुत ट्राई कीजिएगा तो रिंग टूट जाएगा, लेकिन रोटेट नहीं हो पाएगा। तो रिंग रोटेट नहीं हो पाता है तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण से रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है।